हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, यानी कि नेट में पूछे जाने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक इस टॉपिक में हम कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क को कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं। लास्ट की क्लास से हमने मार्केट स्ट्रक्चर को शुरू किया था और मार्केट स्ट्रक्चर के 22 क्वेश्चंस भी पूरे किए थे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे हैं। और ये जो आपकी सीरीज है, ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये आपको हेल्प कर रही है टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन यूजीसी नेट एग्जाम। इस सीरीज से आपको यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और हमें मोटिवेशन मिले इससे भी बेटर कंटेंट लेकर आने के लिए। आज की क्लास में हम मार्केट स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 23 क्वेश्चन जो है हम आज वहां से शुरू करेंगे, क्योंकि पुरानी क्लासेस में हम 22 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड। जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं, यानी कि हर कस्टमर से आप अलग अलग प्राइस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और ये 3 तरीके से होता है। पहला होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप जो कंज्यूमर है वो जितना मैक्सिमम देने के लिए तैयार है, यानी कि उसके जितनी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, आप उतना ही चार्ज करते हैं। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे को हम रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं। यानी कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें हम कंज्यूमर से उतना ही प्राइस चार्ज करते हैं जितना वो मैक्सिमम प्राइस देने के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस हम किस में चार्ज कर रहे हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बट जैसे कि आप जानते हैं, हम केवल ऑप्शंस की बात नहीं करते हैं, हम जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन गलत क्यों है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग का क्या मतलब होता है बेटा, पीक लोड प्राइसिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हर किसी कमोडिटी के कंजम्पशन के 2 पीरियड्स होते हैं। कमोडिटी कंजम्पशन के 2 पीरियड होता है, एक होता है पीक सीजन, एक होता है लीन सीजन। तो पीक लोड प्राइसिंग कहता है कि आप पीक सीजन में हाई प्राइस को चार्ज कीजिए और लीन सीजन में लो प्राइस को चार्ज कीजिए। पीक लोड प्राइसिंग, पीक यानी कि जब डिमांड जो है ज्यादा होती है, जब डिमांड जो है वो पीक पे होती है, उस टाइम पे आपको ज्यादा प्राइस चार्ज करना है ताकि आप अपना रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज कर सके। ऑप्शन बी है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको कहता है कि हमको डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने हैं डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी, लेट्स से बहुत सारी कोचिंग्स हैं जहां पर नया कोर्स लॉन्च होता है, तो क्या कहते हैं, अर्ली बर्ड ऑफर है। कहीं पे मॉल की ओपनिंग होती है तो क्या कहते हैं, लिमिटेड सीट अर्ली बर्ड ऑफर, पहले आइए पहले पाइए। या फिर कोई इवेंट होने वाला होता है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का शो होने वाला होता है या कोई म्यूजिकल इवेंट होता है, तो उसमें जैसे जैसे शो का टाइमिंग पास में आता जाता है वैसे वैसे उसका जो प्राइस है वो हाई होने लगता है। यानी कि आप जो प्राइस डिसाइड कर रहे हो वो प्राइस डिसाइड कर रहे हो बाय कंसिडरिंग द टाइम,
ठीक है, टाइम जो है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है while डिटरमाइनिंग द प्राइस। ठीक है, उसके बाद में थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए फर्स्ट डिग्री मैंने आपको बता दिया, सेकेंड डिग्री होता है जब आप अपनी फैसिलिटीज को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं या फिर क्वांटिटी कंज्यूम्ड के बेस पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी मार्केट को दो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, और उनमें अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी जो प्रोड्यूसर है वो अगर कंज्यूमर से रिजर्वेशन प्राइस चार्ज करेंगे, रिजर्वेशन प्राइस का मतलब होता है कि जितने भी कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है आप उतना चार्ज करोगे, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें एक और चीज है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस आपका 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The oligopoly model in which the businessman assumes that his competitor outputs are fixed. ओलिगोपोली मॉडल की बात हो रही है, लास्ट क्लास में भी हमने ओलिगोपोली मॉडल की बात की थी। ठीक है, ओलिगोपोली मॉडल में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई थी वो ये बताई थी कि जो फर्म्स होती हैं वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि मैं क्या प्राइस डिसाइड कर रही हूँ, मैं क्या आउटपुट डिसाइड कर रही हूँ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑल अदर फर्म इन द इंडस्ट्री। The oligopoly model in which the businessman assumes that his competitors' output are fixed, यानी कि कॉम्पिटिटर का जो आउटपुट है वो फिक्स्ड हो गया, एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि इसमें हमें दो हिंट दिए गए हैं कि पहली बात तो आउटपुट जो है वो फिक्स हो गया है, और दूसरा साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग हो रही है। साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग का मतलब दो तरीके की डिसीजन मेकिंग होती है, एक होती है साइमल्टेनियस डिसीजन मेकिंग जिसमें जो फर्म होती है वो साथ साथ डिसीजन लेती है। ठीक है, यानी कि फर्म ए ने कुछ डिसीजन लिए, फिर फर्म बी ने डिसीजन लिए, फिर फर्म बी ने डिसीजन लिया, फिर फर्म ए ने डिसीजन लिया। दूसरे तरीके की होती है सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग। सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जनरली दो काइंड ऑफ फर्म होती है, एक आपकी लीडर फर्म होती है, एक आपकी फॉलोअर फर्म होती है। ठीक है बेटा, जो लीडर फर्म होती है वो पहले डिसीजन लेती है, ठीक है, और फिर उसके डिसीजन के बिहाफ पे जो फॉलोअर फर्म है वो डिसीजन लेती है, और कोई भी बैक फोर्थ नहीं देखने के लिए मिलता है। तो बर्ट्रांड ओलिगोपोली मॉडल, पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। कुर्नोट ओलिगोपोली मॉडल, स्टेकलबर्ग ओलिगोपोली मॉडल, चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल, बर्ट्रांड ओलिगोपोली मॉडल। बर्ट्रांड ओलिगोपोली मॉडल सबसे पहले एलिमिनेट होता है, उसका रीजन ये है कि जो बर्ट्रांड ओलिगोपोली मॉडल है उसमें ये जो मॉडल है वी टॉक अबाउट प्राइस कंपटीशन। ठीक है, यानी कि इस कंपटीशन में जो फर्म्स है वो अपना जो प्राइस है उसको सेट करती हैं, ना कि आउटपुट को। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, आउटपुट को सेट कर रहे हैं, आउटपुट को फिक्स कर रहे हैं। बर्ट्रांड ओलिगोपोली फोकसेस ऑन द प्राइस कंपटीशन, जिसमें जो फर्म्स होती हैं वो अपने प्राइसेस को सेट करती है, ये प्राइसेस को फिक्स करती है। चैम्बरलिन ओलिगोपोली मॉडल अगेन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि चैम्बरलिन ने जो ओलिगोपोली मॉडल दिया था वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है, वो प्योरली ओलिगोपोली मॉडल से रिलेटेड नहीं है। और ये जो चैम्बरलिन का मॉडल है ये फोकस करता है दो चीजों पे, पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और दूसरा नॉन प्राइस कंपटीशन।
ये जो मॉडल है वो दो चीजों पे बेस्ड है, पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड दूसरा नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि जो चैम्बरलिन का ओलिगोपोली मॉडल है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, पहला ऑप्शन है कुर्नोव का ओलिगोपोली मॉडल, दूसरा है स्टेकलबर्ग का ओलिगोपोली मॉडल। स्टेकलबर्ग का जो ओलिगोपोली मॉडल है उसके बारे में हम जानते हैं कि इस मॉडल में एक जो फर्म होती है वो लीडर फर्म होती है जो कि अपने आउटपुट को पहले डिसाइड करती है, उसके बाद में जो अदर फर्म्स होती हैं जो कि फॉलोअर्स होती हैं वो अपने आउटपुट को डिसाइड करती हैं बेस्ड ऑन द लीडर्स डिसीजन, यानी कि लीडर ने जो भी आउटपुट सेट किया है उस डिसीजन के बिहाफ पे जो फॉलोअर फर्म्स हैं वो अपने आउटपुट को डिसाइड करती हैं। यानी कि ये क्या आपको बताती है, इट इन्वॉल्व सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग। सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस है, एक पहले लीडर डिसीजन लेगा और फिर फॉलोअर फर्म जो है वो डिसीजन लेंगी। तो सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, साइमल्टेनियसली डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो भी एलिमिनेट हो गया, तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, तो आपका एक ऑप्शन बचा ऑप्शन ए एंड दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुर्नोव का जो ओलिगोपोली मॉडल होता है बेटा, उसमें जो फर्म्स होती हैं वो compete करती हैं, पहली बात क्वांटिटी को चूज करती हैं, दूसरी बात में जो फर्म्स होती हैं वो ये एज्यूम करती हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो आउटपुट है वो फिक्स्ड है। जब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे को कितना, फर्म ए को अगर ये डिसाइड करना है कि फर्म बी को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो ये मान के चलती है कि फर्म बी ने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो फिक्स्ड एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये मॉडल एनालाइज करता है कि जो फर्म्स के आउटपुट डिसीजंस है वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, गिवन द आउटपुट लेवल ऑफ इट्स राइवल। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions support long run equilibrium in the monopolistic competition? ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन की बात हो रही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक का जो लॉन्ग रन होता है उसमें जो फर्म होती है वो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब एक ये भी होता है कि जो लॉन्ग रन है उसमें जो फर्म है दे आर गोइंग टू अर्न ओनली 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब ये भी होता है व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि आप केवल उतना ही प्राइस चार्ज कर रहे हो जितने में आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कवर हो पा रहा है। तो ऑप्शन में क्या गिवन है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और दूसरी हमसे पूछी गई है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। देखिए, इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में पूछा जाए, लॉन्ग रन में पूछा जाए, इक्विलिब्रियम आपका परफेक्ट कंपटीशन में पूछा जाए, मोनोपोली में पूछा जाए, या फिर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पूछा जाए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरी कंडीशन होती है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द कंडीशन सपोर्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम हो गया मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है, एंट्री एंड एग्जिट का फ्रीडम होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, देन फर्म आर ओनली गोइंग टू अर्न द 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट, दैट मींस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट नहीं, ये जो है ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये इसीलिए गलत हो गया क्योंकि अनटिल और अनलेस आपका मार्जिनल रेवेन्यू नहीं दिया है आप एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मार्जिनल रेवेन्यू का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट है, और हमको ये जानना पड़ेगा कि वेदर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और नॉट एट द पॉइंट ऑफ
इक्विलिब्रियम। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जो बच्चे हैं ना वो इन दो ऑप्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले, क्योंकि उनको आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो, ये पहली कंडीशन है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो, ये दूसरी शर्त है। लेकिन इन दोनों कंडीशन में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को एक पॉइंट पर कट कर रही हो और दूसरे पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। जैसे कि लेट्स से समथिंग लाइक दिस इज एवरेज रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल इस पॉइंट पे आओगे, लेट्स से OM। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग रन में डिसीजन लेना है, तो एवरेज कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर हमने प्राइस दिया एंड दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट भी इक्वल हो गया, और लॉन्ग रन में आपका जो प्राइस था वो OP हो गया, और जो आउटपुट है वो OM हो गया। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है एंड एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, बट दे आर नॉट सेम। ठीक है, डिफरेंस है उनमें। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप यू नो कि आप इसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और इसमें आपका जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज एवरेज रेवेन्यू, यानी कि SPMS आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, एंड MP आपका मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। तो आई होप इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइम एलिमेंट की थ्योरी फर्स्ट टाइम किसने दी? मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल जो थे, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी डिमांड थ्योरी, इसमें बताया था कि जो अल्फ्रेड मार्शल थे वो ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जो प्राइस हम डिटरमिन करते हैं या थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन होती है उसमें टाइम एलिमेंट की इंपॉर्टेंस बताई। उन्होंने जो सप्लाई एंड डिमांड का काम किया था उसमें ये बताया कि जो शॉर्ट रन होता है वो और लॉन्ग रन होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन है और मार्केट एडजस्टमेंट है वो शॉर्ट रन में अलग तरीके से होता है और लॉन्ग रन में अलग तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजवर्थ डुओपोली मॉडल। एजवर्थ डुओपोली मॉडल की बात हो रही है। इट टेक्स द गिवन आउटपुट डिसीजन ऑफ द राइवल। करेक्ट। एडवर्ड्स का जो डुओपोली मॉडल है ये बताता है कि जो फर्म्स हैं वो आउटपुट, फर्म्स टेक द गिवन आउटपुट ऑफ देयर राइवल्स, यानी कि जो भी राइवल्स का डिसीजन है रिगार्डिंग द आउटपुट वो उसको कंसीडर करते हैं, यानी कि हर फर्म ये मान के चलती है दैट अदर फर्म इज गोइंग टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसका क्या मतलब है? ईच फर्म इज गोइंग टू मेंटेन its current level of output। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। इट टेक्स ए गिवन प्राइस डिसीजन फ्रॉम ए राइवल। करेक्ट, ये भी ठीक है कि राइवल से प्राइस डिसीजन लेती है, यानी कि फर्म्स आल्सो टेक्स ए गिवन प्राइस डिसीजन फ्रॉम देयर राइवल्स, यानी कि जो फर्म होती है वो ये मान के चलती है कि जो फर्म है अदर फर्म्स है दे विल मेंटेन देयर करंट प्राइस, यानी कि इस मॉडल में ये मान के चलते हैं कि जो अदर फर्म्स हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन करंट प्राइसेस as well as current quantity। Next question, it is an explanation of price rigidity। नहीं, this is not the correct answer। ये प्राइस रिजिडिटी की एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी राइवल फर्म्स है उनका आउटपुट जो है वो सेम है, जो प्राइस है उनका जो राइवल फर्म्स का प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द चेंज।
और हम ये मान के चलते हैं ये करंट आउटपुट और करंट प्राइस जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो इसका प्राइमरीली फोकस होता है वो प्राइस रिजिडिटी पे नहीं होता है, बल्कि इस मॉडल का जो फोकस होता है वो होता है जो स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन होते हैं दो फर्म्स के बीच में, यानी कि जो दो फर्म होती है वो आपस में किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली इंटरेक्ट करती हैं, उस पर ये मॉडल जो है वो बेस होता है। ठीक है, हालांकि ये प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन वो इसका प्राइमरी फोकस नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन सेकंड ठीक है, और ऑप्शन थर्ड ठीक नहीं है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स फ्री एंट्री, एडवर्टाइजिंग, गोल ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट। फ्री एंट्री जो होता है बेटा, विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात हो रही है। इनमें से तीनों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात की, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग रन होता है उसमें जो फर्म होती है वो केवल जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती है। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, बिकॉज देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो न्यू फर्म्स है दे कैन एंटर इनटू द मार्केट जब भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, जब भी हायर प्रॉफिट होते हैं, और अगर लॉस होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो छोड़कर जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गया, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग है जो की फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है ना, उसमें जो फर्म्स होती हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, ठीक है, और इन सिमिलर प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट शेयर बनाने में या अपना मार्केट जनरेट करने में एडवर्टाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एडवर्टाइजिंग का इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग के बेस पर ही ये जो फर्म अपने सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग दीज फर्म्स डिफरेंशिएट बिटवीन द अदर ब्रांड्स, यानी कि हर फर्म अपना एक ब्रांड, अपने एक लॉयल कस्टमर बनाने की कोशिश करती है थ्रू द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो गया। गोल ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो फर्म्स होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, दे डू एम फॉर द सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट, यानी कि उनको इतना प्रॉफिट मिलता रहे जिससे कि वो सेटिस्फेक्शन रहे, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसको अर्न करती रहे। ठीक है, इनका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे नहीं होता है, क्योंकि इनको पता है जैसे ही एक्सेसिव प्रॉफिट होंगे तो नई फर्म इंडस्ट्री में आएंगी और जो उनका एग्जिस्टिंग मार्केट पावर है उसको इरोड कर देंगी, उसको खत्म कर देंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a characteristics of imperfect competition। imperfect competition की बात हो रही है, imperfect competition का फीचर कौन सा नहीं है। परफेक्ट नॉलेज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो कंज्यूमर्स होते हैं और जो फर्म्स होती हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब अगर कोई 8th क्लास का बच्चा होगा वो भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन का फीचर पूछा गया है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन का फीचर परफेक्ट नॉलेज तो हो ही नहीं सकता। इम्परफेक्ट और परफेक्ट आपस में ही एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, जो फर्म्स और कंज्यूमर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें परफेक्ट नॉलेज होती है। फ्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो फ्री ट्रांसपोर्ट है ये कुछ मार्केट में फीचर्स होता है, बट ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का ना डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वी कैन नॉट डिफाइन एन इम्परफेक्ट कंपटीशन or the imperfect form of market competition on the basis of free transport। ठीक है, this may affect competition, I'm not saying that transport cost cannot affect the competition, it can affect the competition, but it is not central to the definition of imperfect competition। जब भी मैंने आपको बताया था कि हम कंपटीशन किस तरीके का है उस चीज का डिसीजन लेते हैं तो 3-4 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला जो फर्म है वो सिंगल सेलर है, या जो फर्म है
वैसे जो प्रोडक्ट है बहुत सारे बना रहे हैं। फर्म्स जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस बना रही हैं या सिमिलर बना रही हैं या बिल्कुल अलग बना रही हैं। तीसरा क्या है कि जो फर्म्स प्रोडक्ट बना रही हैं उसमें क्रॉस सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं। चौथा कि जो फर्म्स हैं वो जो इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री में फर्म्स जो है लॉन्ग रन में क्या एंट्री एंड एग्जिट पॉसिबल है या नहीं है। इन 4-5 चीजों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है बेटा वो परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो बनाती है। परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म्स होती हैं दे डू ऑल मेक होमोजीनियस प्रोडक्ट। उन सबके प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का कौन फीचर नहीं है, इज परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको परफेक्ट नॉलेज देखने के लिए नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन आर द फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। फर्म्स जो है वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं इन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन। बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ओलिगोपोली है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि एक फर्म अपने आउटपुट या प्राइस को लेकर जो भी डिसीजन लेती है वो बाकी सारे फर्म्स का आउटपुट और प्राइस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ओलिगोपोली जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोनोपोली क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मोनोपोली जो होता है ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें केवल एक बायर होता है और मल्टीपल सेलर्स होते हैं। तो अगर एक बायर है और बहुत सारे सेलर हैं तो ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को नहीं शो करता है क्योंकि एक ही बायर है। ठीक है, मोनोपोली में सिंगल सेलर है। अगर मोनोपोली में सिंगल सेलर है तो सिंगल सेलर है, केवल एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री भी है और वो अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, वही अपने प्राइस का डिसीजन ले रहे हैं, वही अपने आउटपुट का डिसीजन ले रहे हैं। जब कोई और फर्म ही नहीं है तो इंटरडिपेंडेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फर्म्स होती हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाती हैं और इसमें जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दे डू कंसीडर देयर कॉम्पिटिटर्स एक्शंस, यानी कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं ये कंसीडर किया जाता है। बट उनमें इतना इतना यू नो इतना इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है क्योंकि इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म अपना एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही होती है और जो कंपटीशन होता है वो लेस डायरेक्ट होता है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स। इनमें से कौन सी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट जो है वो कॉमन है। तो सबसे पहले ओलिगोपोली, करेक्ट। ओलिगोपोली में आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो देने के लिए मिलता है क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज होता है ताकि जो फर्म्स है वो अपने प्रोडक्ट को बाकी फर्म्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और अपने जो राइवल्स हैं उनसे एक कॉम्पिटिटिव एज जो है उनको मिल सके। एडवर्टाइजिंग जो होती है वो फर्म को हेल्प करती है एक ब्रांड लॉयल्टी को एस्टैब्लिश करने में और कंज्यूमर प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली का इतना बड़ा रोल नहीं है क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो फर्म होती है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही होती है, यानी कि जो सारी फर्म्स है वो एक जैसे प्रोडक्ट बना रही है। अगर सारी फर्म एक जैसे प्रोडक्ट बना रही हैं तो फिर एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है। एडवर्टाइजिंग तब इंपॉर्टेंट होती है कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाकी सबके प्रोडक्ट से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए ऑप्शन सेकंड जो है परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो जिस जिस ऑप्शन में सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म होती है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को बना रही होती है। मोनोपोली में इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है एडवर्टाइजमेंट क्योंकि एक सिंगल ही फर्म है और वो ही अपना प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, आपके पास आपको जो प्रोवाइड किया गया है आपको वही खरीदना पड़ेगा।
मोनोपोली का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है ना कि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई जो मोनोपोली है वो भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। यानी कि सेकंड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन क्या बचा, फर्स्ट एंड थर्ड, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट एंड थर्ड किस में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Profit maximization by a producer connotes duopoly equilibrium. Which of these are appropriate example of Nash equilibrium? सबसे पहले तो आपको Nash equilibrium पता होना जरूरी है। Nash equilibrium गेम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो दो पार्टीज होती हैं वो अपने बेस्ट आउटकम पे पहुंच जाती हैं, ठीक है, और बेस्ट आउटकम के पहुंचने के बाद दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू चेंज देयर डिसीजन। ये होता है आपका नैश इक्विलिब्रियम। और ये जो डिसीजन होता है ना, ये दोनों पार्टी के लिए ही प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है जिसका टारगेट अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है। देखिए ऑल द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, बट ये जरूरी नहीं है कि नैश इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करे, या फिर जरूरी नहीं है कि ये नैश इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है दैट इज अबाउट डिसाइडिंग कि वो कौन सा प्राइस और आउटपुट का लेवल है जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन विद अदर फर्म्स। ठीक है, यानी कि जो फर्म होती है वो खुद से डिसाइड करती है कि मैं प्राइस और आउटपुट क्या रखूं जिससे जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। जरूरी नहीं है कि वो बाकी की जो फर्म्स है उससे स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन कर ही रही हो। जैसे कि मोनोपोली है, मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद से डिसाइड करता है कि मुझे क्या प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन है वो रखना है, और वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता है। हालांकि जो कुर्नो का डिओपोली इक्विलिब्रियम है ये एग्जाम्पल है नैश इक्विलिब्रियम का, क्योंकि कुर्नोट मॉडल में जो फर्म होती है हर एक फर्म अपने आउटपुट को चूज करती है, जबकि वो ये एज्यूम कर रही होती है कि जो उसके राइवल फर्म है उसका आउटपुट फिक्स्ड है। यानी कि कुर्नो इक्विलिब्रियम में आप क्या कर रहे हो, आपने पहले ये माना कि जो आपके राइवल फर्म है उसका आउटपुट फिक्स्ड है, और उसके बिहाफ पे आपने अपना आउटपुट जो है वो डिसाइड किया। दूसरे के बिहाफ पे, दूसरे के डिसीजन को कंसीडर करके आपने अपने आउटपुट को डिसाइड किया है। और जो उसका रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम होता है कुर्नो डिओपोली मॉडल का वो ये होता है कि जो एक भी फर्म होती है वो अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकती है अपने आउटपुट को बढ़ा के या कम करके। ठीक है, यानी कि अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको बैठ के फिर से स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ Nash equilibrium where the decisions are taken by strategic interaction between two firms। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी केवल करेक्ट हो गया, तो ओनली बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन फर्म्स आर एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। इन कौन सी सिचुएशन में जो फर्म्स होती हैं वो अपना प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज कर पाती हैं, बताइए। प्राइस लीडरशिप नहीं, प्राइस लीडरशिप का क्या मतलब है, स्टेकलबर्ग मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट फर्म होती है, जो लीडर फर्म होती है वो प्राइस को सेट कर देती है और बाकी की जो फर्म्स होती है वो फॉलो
करती है। ये स्टेबल प्राइसेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और हो सकता है कि इससे आपको हायर प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन जो प्राइमरी गोल है, इसको करने का जो हमारा इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, बल्कि स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये नहीं है। कार्टेल, यस, कार्टेल जो है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो आपस में एक साथ जुड़ती हैं, यानी कि ऐसी फर्म्स जो कि सेम आउटपुट बना रही होती हैं, सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो आपस में ज्वाइन होती हैं और अपने जॉइंट प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन लेती हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। और इनमें टारगेट क्या होता है कि हम सारे मिलके साथ में अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, रेदर देन एक जो इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट पॉइंट। किंग पॉइंट जो है, किंग पॉइंट पे आप ओलिगोपोली के जो किंग डिमांड कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि पॉल स्वेजी ने दिया था। और जो किंग डिमांड है वो बेसिकली प्राइस रिजिडिटी को बताता है, और ये बताता है कि जो फर्म्स है वो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही हो एट द किंग पॉइंट। ये प्राइस स्टेबिलिटी की बात करता है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, बट इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तो जो अगर फर्म को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होते हैं, अच्छे प्रॉफिट हो रहे होते हैं, तो नई फर्म एंटर करती हैं और अल्टीमेटली जो दोनों फर्म होती हैं वो क्या कर रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होती है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेज, यानी कि वेज डिटर्मिनेशन में इन फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना है। यानी कि जब हम वेज डिटर्मिनेशन करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, करेक्ट। जब भी हम वेज डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो उसमें जो डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो हमारे वेज रेट डिसाइड होते हैं, दे आर बीइंग डिसाइडेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर कर्व। जो डिमांड होती है वो बताती है कि कितना एम्प्लॉयर्स जो है वो पे करने के लिए रेडी है, और जो सप्लाई ऑफ लेबर है ये बताती है कि कितना अमाउंट जो है वो वर्कर्स काम करने के लिए रेडी है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जिसमें भी नहीं है उसको हटा दीजिए, ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, एमआरपी ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल वेज। एमआरपी का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि जब आप एक एडिशनल लेबर को हायर करेंगे तो इस एडिशनल लेबर को हायर करने से आपको क्या प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, वो होती है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। और जो फर्म्स होती हैं वो उस लेवल तक हायर करती हैं जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आपका मार्जिनल वेज के इक्वल नहीं हो जाता। यानी कि जितना हमें रिटर्न मिल रहा है, जितना हम एक एडिशनल लेबर को हायर करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जब तक हम उसको वेज दे रहे हैं, यानी कि रेवेन्यू जितना वो जनरेट कर पा रहा है वो बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल वेज के, तब तक हम हायर करते हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। ऑप्शन सी में ऑप्शन बी नहीं है वो हट गया, ऑप्शन डी में ऑप्शन बी नहीं है वो हट गया। तो हमारा आंसर जो है वो आ गया ए एंड बी। केवल दो ऑप्शंस को पढ़ के, केवल दो ऑप्शंस को पढ़ के हमारा जो आंसर है वो आ गया। दैट आंसर इज ए एंड बी। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, एमआरपी ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल वेज। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये जरूरी नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लेबर यानी कि जो एडिशनल रेवेन्यू है जो हमें मिलेगा एक एडिशनल लेबर को हायर करके, जरूरी नहीं है कि वो एवरेज प्रोडक्टिविटी के इक्वल हो। सेम वे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जरूरी नहीं है कि एवरेज वेज के
इक्वल हो, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत हो गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A discriminating monopolist will charge a higher price in the market in which the price ये अब मैं करती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन बनेंगे। मैंने बताया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मैंने आपको बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है वो मार्केट को सेगमेंट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कर सकते हैं, टाइम जोन के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो प्रोड्यूसर होते हैं वो दो सेगमेंट में मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 जो होता है ना बेटा, वो बताता है जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी लेस होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस। और सेगमेंट सेकंड में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज हाई। ठीक है, क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि जो सेगमेंट 1 है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका कम है, सेगमेंट 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका हाई है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होने का क्या मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। अगर कंज्यूमर प्राइस चेंज पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो इसमें क्या करेगा, मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हायर प्राइसेस। ठीक है, सेम वे सेगमेंट सेकंड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी हाई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होने का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं आर वेरी मच रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। यानी कि जैसे ही आप प्राइस को चेंज करोगे इमीडिएटली आपका क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, लोअर प्राइस को चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोड्यूसर ने दो सेगमेंट में मार्केट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक वो सेगमेंट जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम है, दूसरा वो सेगमेंट जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हाई है। क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो जो कंज्यूमर्स हैं वो प्राइस चेंज करने पे इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, इतना उनको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्राइस चेंज करने पे उनको इतना दिक्कत नहीं होगा तो हम इस मार्केट में क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी यानी कि वहां पे अगर हमने थोड़ा सा भी प्राइस चेंज किया, थोड़ा सा प्राइस चेंज करने पर कंज्यूमर जो है वो काफी ज्यादा रिएक्ट करने वाला है, इसीलिए हम वहां पे कम प्राइस चार्ज करेंगे। आपको क्या याद रखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस है या फिर लिखा जाए कि इनइलास्टिक डिमांड है तो उस केस में मोनोपोलिस्ट क्या करेंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ज्यादा है या फिर इलास्टिक डिमांड है तो उस केस में जो मोनोपोलिस्ट है वो लो प्राइस को चार्ज करेंगे। ठीक है, ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज ए हायर प्राइस चार्ज करना है मार्केट में। तो हायर प्राइस किस में चार्ज कर पा रहे हैं, इसमें हायर प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस, इन विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस यानी कि स्मॉलर। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन है,
तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना। पिछले कुछ सालों में इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज ए लोअर प्राइस, कम प्राइस चार्ज कर रहा है, लोअर प्राइस चार्ज कर रहा है, यानी कि जो डिमांड है वो कैसी है? इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी मोर है, ग्रेटर है, इन विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, between the two situation for a firm profit maximization and sales revenue maximization, the equilibrium for a profit maximizer as compared to sales revenue maximization take place है। देखिए, जब हम फर्म्स के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना, तो फर्म्स के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसमें से दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि इसमें फर्म का टारगेट है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कब मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेटा? व्हेन वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बताइए। मैं आपको इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब हो सकता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं। इक्विलिब्रियम में यही कंडीशन होती है, बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो लोअर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को चूज करती है। ठीक है, दे चूज द लोअर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और हाई प्राइसेस को चार्ज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड को कम करोगे तो आपके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड आप बढ़ाओगे तो प्राइस कम हो जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड का ये कोरोलरी है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें मैंने क्या बोल दिया? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ठीक है, यानी कि जब आपका टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का है तो आप ज्यादा प्राइस को रखना चाहेंगे, क्योंकि प्राइस जितना ज्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आपका क्या टारगेट हो गया? हाई प्राइस जो है वो हाई होंगे, और प्राइस हाई होंगे तो क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जब हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन में आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू मैक्सिमाइज सेल्स। ठीक है, मैक्सिमाइज सेल्स, क्योंकि हम सेल्स को मैक्सिमाइज करते हैं तो सेल्स कब मैक्सिमाइज होगी? जब हम प्राइस जो है वो कम से कम रखेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि जब प्राइस कम होंगे तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो अगर हमको अपनी सेल्स बढ़ानी है, ज्यादा लोगों में प्रोडक्ट को बेचना है, तो हमको क्या करना होगा? अपनी प्राइस कम से कम रखनी होगी। यानी कि जब हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर मार्जिनल रेवेन्यू जहां पे जीरो होता है उस पर ऑपरेट करता है। इस कंडीशन पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होने का क्या मतलब है कि आप जब एडिशनल यूनिट को बेचेंगे तो उससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और ये कब होता है? लोअर प्राइस और हाई आउटपुट का जब हमें कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बिटवीन द टू सिचुएशन फॉर ए फर्म, दो सिचुएशन है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन।
द इक्विलिब्रियम फॉर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजर का इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजर का इक्विलिब्रियम होगा जहां पे प्राइस हाई होंगे और क्वांटिटी लो होगी। तो प्राइस हाई एंड लोअर आउटपुट, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the given diagram which of the following segments correct depicts the supply curve of a producer। हम सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ही आपके सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। और जब मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन की थ्योरी रेगुलर क्लास में पढ़ाई थी और जब मैंने उसमें सप्लाई कर्व ड्राइव करना बताया था, तो मैंने उसमें आपको बहुत क्लियरली एक चीज बताई थी कि बेटा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वही सप्लाई कर्व होता है। बट इसमें दो लूप होल बताए थे। पहला कि जो मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पोर्शन होता है, यानी कि राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज सप्लाई कर्व। और दूसरा बताया था कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसके मिनिमम पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि अगर फर्म अपने प्रोडक्शन के बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है तो वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखती है। ये कंडीशन आती है जो फर्म होती है अगर उसको शॉर्ट रन में लॉसेस हो रहे होते हैं। शॉर्ट रन में लॉसेस होने का सिंपल सा मतलब ये है कि इफ ए फर्म इज हैविंग लॉसेस इन द शॉर्ट रन, देन उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती है, प्रोडक्शन को शट डाउन कर सकती है, या फिर ब्रेक इवन हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। ये जो तीन सिचुएशन होती हैं इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि जो प्रोड्यूसर है उसको इंडस्ट्री में रहना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए। जब तक हमारा जो प्राइस है वो ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, यानी कि फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है और उस प्रोडक्शन को करने में जो फर्म है वो अपनी कुछ वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है और साथ साथ थोड़ी फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर कर पा रही है। यानी कि इस कंडीशन में फर्म अपनी सारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है प्लस सम फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो जो फर्म है वो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरा रिकवर कर पा रही है लेकिन कुछ भी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रही है, तो प्रोड्यूसर इंडिफरेंट हो जाता है, ये ब्रेक इवन हो जाता है। अगर हमारा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाता है, यानी कि फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है, और अगर आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स बेटर टू शट डाउन। तो मिनिमम लेवल जहां पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और यही आपका मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ब्रेक इवन भी होता है तो फर्म में कंटिन्यू टू प्रोडक्शन, ठीक है, फर्म में कंटिन्यू टू ऑपरेट। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन के सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो उस केस में हमें एक तो राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी देखना है, यानी कि राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखना है। दूसरा हमको देखना है कि हमारा जो राइजिंग पोर्शन है वो दैट शुड बी अबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। तो अब इसमें दोनों देखिए, मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पोर्शन कहाँ है?
दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पोर्शन, दिस डीबी इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ राइजिंग पोर्शन। और डीबी ऑप्शन में दिया भी होगा, और बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो डीबी को करेक्ट करके आ जाएंगे और फिर आके बोलेंगे मैम एग्जाम नहीं निकला। अरे बुद्धू, एग्जाम निकलेगा कैसे? मैडम की पूरी बात तो सुनी नहीं तुमने। डीबी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। एक बात तो सुन ली राइजिंग पोर्शन, लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी भी देखना है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या है? ये रहा। मिनिमम पॉइंट क्या है? ये रहा। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो हमारा सप्लाई कर्व होता है। क्या है ये? सीबी। तो हमारा सप्लाई कर्व क्या हुआ? सीबी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, वाई सीपी इज द सप्लाई कर्व। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिलेवेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस में रेलेवेंट है? देखिए मैंने आपको बताया है, जो फर्म्स होती हैं वो बेसिकली दो तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं। एक होता है होमोजीनियस, यानी कि सारी फर्म्स जो है वो एक जैसे प्रोडक्ट बना रही हैं, और ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, फिर हम मोनोपोली की बात करते हैं। क्योंकि मोनोपोली का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो फर्म है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है या नहीं, क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कोई भी रोल नहीं आता है। फिर आती है इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट। इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट में आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है बेटा, यू गेट टू सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रिलेवेंट इन विच सेट ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। हमें पता चल गया कि परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो जहां जहां परफेक्ट कंपटीशन दिख रहे हैं उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन ए में दिख रहा है? नहीं। ऑप्शन बी में दिख रहा है? करेक्ट। ऑप्शन बी में परफेक्ट कंपटीशन दिख रहा है, एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन सी में दिख रहा है परफेक्ट कंपटीशन, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी में दिख रहा है, करेक्ट। ऑप्शन डी को एलिमिनेट कीजिए। कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो गए मेरे? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैंने बताया क्योंकि मोनोपोली में जो फर्म प्रोड्यूस करती हैं उसका कोई भी क्लॉज सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। क्लॉज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जहां जहां मोनोपोली दिख रहा है उसको भी हटा दीजिए। अब ऑप्शन ए बचा है और ऑप्शन सी बचा है, दो ही तो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब मोनोपोली जिसमें है उसको हटा दीजिए। पहले ऑप्शन में आपको मोनोपोली दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फर्म जो होती है वो प्रोडक्ट तो एक ही बना रही होती है, बट उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और वो एडवर्टाइजिंग के बिहाफ पे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने की कोशिश करती है, ब्रांड लॉयल्टीज बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अलावा मोनोपोली जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली में भी सेम प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो ओलिगोपोली में भी रेलेवेंट होता है, और वो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होती है उसको वो काफी यूज करती है टू कॉम्पीट एंड गेन द मार्केट शेयर। ये बात भी सही है। ओलिगोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी क्या होता है बेटा? ऑल्दो ये ज्यादा कॉमनली हाईलाइटेड नहीं होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो काफी ज्यादा हाई रोल प्ले कर सकता है। ओलिगोप्सोनी जो होता है उसमें जो फर्म होती है यहाँ पे बहुत कम बायर्स होते हैं, और क्योंकि कम बायर्स होते हैं तो वो अपने पर्सनली डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स जो होती हैं वो ऑफर करती हैं ताकि बायर्स को अपील कर सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है और आपको पीवाईक्यू समझने में हेल्प हो रही है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपनी वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए,
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आ सके। अगर इस पे अच्छे से सब्सक्राइबर होंगे देन वी विल कम विद अ लाइव क्लास टू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अंटिल देन कीप स्टडिंग और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।